कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। नववर्ष 2025, पहला महीना जनवरी। अभी जनवरी महीना है। हमारे प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए कैसा जाने वाला है, इस पर चर्चा कर लेते हैं बहुत ही विस्तृत रूप में। सर्वप्रथम जो सभी नवग्रहों के निमित्त जो गोचर की व्यवस्था रहेगी इस महीने, उसके बारे में एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। सूर्यदेव 14 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि पर, 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहेंगे मकर राशि पर। 21 तारीख तक यानी 21 जनवरी तक मंगल देव रहेंगे नीच प्रभावी, रहेंगे कर्क राशि पर। उसके पश्चात 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक रहेंगे मिथुन राशि पर। अब इस बात को समझिए कि नीच प्रभाव से 21 तारीख को मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये पीछे आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 7 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक 80 दिनों के लिए ये वक्री चाल को धारण करे रहेंगे, इसलिए पीछे आ रहे हैं। यानी एक तो वक्री नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे किस तारीख को, उसके पश्चात पीछे आ जाएंगे, यानी हो जाएंगे वक्री में डबल पावर, यानी हो जाएंगे महावक्री। बुध 4 जनवरी तक रहेंगे वृश्चिक राशि पर, मंगल देव के साइन पर। 4 जनवरी से लेकर 24 तारीख तक, 24 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि पर। यह बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। उसके पश्चात 24 जनवरी से लेकर फिर 11 फरवरी तक ये रहेंगे मकर राशि पर गोचर करेंगे। जनवरी महीने में ही 34 दिनों के लिए बुध बाबा अस्त भी हो जाएंगे, 34 दिनों तक अस्त रहेंगे। वह तिथि रहेगी 20 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक। अस्त का केवल एक ही अर्थ है कि ग्रह का जो शुभ परिणाम अभी तक आ रहा था वह परिणाम ऊर्जा रूप में वैसे ही आता रहेगा, लेकिन सीधी दृष्टि से जो ग्रह हम देख पा रहे थे वह देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने समय के लिए यानी 34 दिनों के लिए हमारी दृष्टि से वह ओझल हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि ग्रह का प्रभाव भी ओझल हो गया, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव जैसे हैं वैसे बने रहेंगे वक्री, और 2 नंबर राशि में वृष राशि में, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 से और 4 फरवरी 2025 तक ये जो है 119 दिनों के लिए अवस्था जो है मान्य रहेगी वक्री काल के संदर्भ में। यानी अगला जो महीना है 4 तारीख को ये जो है मार्गी हो जाएंगे। शुक्रदेव 28 दिसंबर 2024 से पूरा एक महीना 28 जनवरी 2025 तक रहेंगे। शनि बाबा के साथ में बैठेंगे, बहुत ज़्यादा धन के लिए उत्तम योग है, कुंभ राशि बने रहेंगे। उसके पश्चात और भी ज़्यादा उत्तम, लेकिन एक सावधानी, क्योंकि 28 जनवरी से लेकर फिर 31 मई तक मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे, और यहाँ मीन राशि पर बैठे रहेंगे राहु बाबा। शुक्र राहु जो हैं, एक शुक्र हो गए उच्च के, राहु बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु के स्थान पर बैठे हुए हैं। चले जाएंगे मई में, फिर ना चले जाएंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको अपने शुक्र की जो उच्चता है उसको राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है उनसे बचा के रखना है। वो समझाऊंगा मैं आपको वीडियो में आगे। शनि बाबा जैसे बने वैसे बने रहेंगे इस महीने, राहु भी ऐसे बने रहेंगे, यानी शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। 29 मार्च 2025 में फिर ये आगे मूव करेंगे मीन राशि में शनि बाबा, और 18 मई पे ये राहु और केतु ये आगे के मूव करेंगे, यानी कि घर जो है पीछे आएंगे। और उसके साथ में जो लास्ट जो स्टेज है शनि बाबा के सीख की जो डिग्री करवा रहे हैं जीवन को अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो उसकी लास्ट स्टेज जो है वो लागू हो जाएगी। चलिए, ये हो गया हमारी गोचर की व्यवस्था। अब कुंडली के ऊपर बात कर लेते हैं, जो इस महीने का जो गोचर व्यवस्था के आधार पर जो कुंडली बन के आई है। सर्वप्रथम ये बात समझ लीजिए कि आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं, आने वाले 2.5 वर्ष कैसे जाएंगे, इस बात की जो बीज है वह कहाँ निहित है, इस बात में निहित है कि पिछले जो 5 वर्ष गए हैं उसमें आपने सीखा क्या है, स्वयं को कितना आगे बढ़ा पाए हो, क्या स्वयं की जो आदत है उसमें अभी भी शिकायतें जो हैं वो लगातार जारी रखती हैं, मेहनत का क्रम क्या है, ए से जेड तक जो मेहनत के पॉइंट्स हैं उस पर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या अभी भी कोई ऐसा मार्ग तलाश रहे हो जिसको कहते हैं शॉर्टकट। समझ जाइएगा। उदाहरण समझिए कि किसी जातक ने एक तिकड़म लगा ली कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है,
और ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, इनको मैं हायर कर लेता हूँ और जो है ऑन पेपर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट्स आ गया, कितना अधिक जो है धन आ गया। और स्वयं से एक सुई के बराबर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हाथ खड़े करके और चलने लग जाओ कि बताइए देखिए दुख कितना है। अगर आपको नॉलेज होगी और स्वयं की जिम्मेदारी होगी और चलना अकेले शुरू करोगे तो ही कारवां जुड़ना शुरू होगा। अगर ये लेसन सीख गए हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया जाने वाला ये महीना भी और आने वाले 2.5 वर्ष भी। ध्यान रख लीजिएगा, मेरी बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी। धन के संबंध में, बुद्धि विवेक के संबंध में उत्तम जाने वाला है महीना पूरा। उसके पश्चात इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा, जातक जो है, कोई भी जातक है सर्वगुण संपन्न, मेरी दृष्टि में, निज दृष्टि में वही कहलाएगा कि सारे गुण उसके अंदर विद्यमान है। जैसी भी सिचुएशन आ जाए बड़े विनम्रता भाव से उसको कंट्रोल कर लेता है, यानी कि उसके पास कंट्रोल्ड अवस्था में जो उसका रिएक्शन है वह बड़ा सधा हुआ है। क्योंकि राहु जो है शुक्र बाबा की उस्ता को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, यानी कि वही जो मैंने बात कही है कि संभल के नहीं चलना है और तिकड़म लगानी है कि शायद इससे मेरा भाग्य उदय हो जाए। क्योंकि भाग्य उदय कई जातकों की दृष्टि में केवल एक ही रहता है कि धन आना चाहिए, भले ये धन जो है किस मार्ग से आए, धर्म की दृष्टि से आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितनी टक्कर मार के देके वापस जा रहा है। लेकिन आती हुई चीज़ में हम इतना ज़्यादा अटक जाते हैं कि ध्यान ही नहीं देते कि धीरे धीरे जो चीज़ आ रही है वो सबको निकलना शुरू कर दिया है। प्रार्थना क्या रहेगी, किसी भी अवस्था में राहु जो है वह जो शुक्र की उस्ता को प्रभावित करके आपका पूरा भविष्य चौपट कर सकता है। इसलिए मैंने 2.5 वर्ष पहले ही कह दिए, उससे स्वयं को बचा के रखिएगा। राहु जो है वह तभी ही आपको परेशान कर पाएगा जब अकेले खड़े हो जाओगे, अपनी मनमानी करोगे, अपनी चलाने का प्रयास करोगे तो ही परेशान कर पाएगा। धीरे धीरे चलने वाला जातक राहु के प्रभाव में नहीं आ सकता है। बहुत तेजी से काम करने वाला जातक जो है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है अपने घर में, कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, मान लो एक कोई कार्ड खो गया है आपका, वो मिल नहीं रहा है। अब उसके चक्कर में एक जातक क्या करता है, आराम से बैठ के सोचता है, गतिविधि पे ध्यान डालता है कि मैं उस समय वहाँ था और ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए और मिल जाती है। और एक पूरा घर में सारी दराजे खोलने लग जाता है, अलमारी खोलने लग जाता है। यहाँ पर क्या चीज़ है, ये राहु का प्रभाव है जो इधर उधर भटक रहा है कि कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, यानी प्लानिंग का अभाव है। तो यहाँ राहु खराब है, इसको समझ जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हो। तो धन के संबंध में हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमारा लगन भाव भी मजबूत है पूरा जनवरी, और उसके पश्चात मई तक हमारा कुटुंब के साथ रिलेशंस और उससे आने वाला मान सम्मान प्लस धन की ऊर्जा वह भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। बस हमारे को थोड़ा सा सब्र से काम लेना आना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये गणना कटने वाली नहीं है। तीसरे भाव के ऊपर बात कर लेते हैं। तीसरे भाव को अभी हम ले लेते हैं आपकी मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति के आधार पर ले लेते हैं आपके भाग्य का विस्तार। आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हो या नहीं, यह किस पे डिपेंड करेगा, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जो चलना चाहते हो, जिस भावना को लेके चलना चाहते हो, उस भावना का आधार क्या है, कितने विस्तृत है। मान लीजिए कि जातक यह बात करता है कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो समय भी उतना ही लगेगा। जातक ये कहता है कि बस मैं तो इस बात में रहना चाहता हूँ कि बस खर्चे लायक धन आ जाए, एक बढ़िया सा जो है मकान बन जाए, संतान कहने सुनने में रहे, तो वो नॉर्मल तो चलता ही रहता है। धूप छाँव की तरह गोचर व्यवस्था में सुख दुख आते रहते हैं। अब कुछ बड़ा करना है तो बड़े गुण आपके अंदर आने ही चाहिए। प्रार्थना रहेगी कि अगर इस बात में यह चीज़ लागू हो जाती है कि मैं मेरे संतान के भाग्य से आगे बढ़ा हूँ, अगर यह बात लागू हो जाती है कि मैं मेरे संतान के भाग्य से आगे बढ़ा हूँ और निरंतर अगर आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ, तो नैतिकता का स्तर आपने संस्कारों के रूप में अपनी संतान के अंदर बरकरार करके रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, इस बात पे विचार कर लीजिएगा
ये पूरे 2.5 साल मौज बनी रहेगी। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। तो क्या कहा जा सकता है? यह कहा जा सकता है कि मेहनत का जो स्तर है वह बहुत सारे भाग्य के द्वार खोलते हुए आपको कई मार्गों से धन भी दिलवा सकता है। सुख स्थान के ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। सुख स्थान जो है वह बृहस्पति देव के कृपा से थोड़ा सा दबा हुआ है। अब कृपा क्यों? कृपा इसलिए कि बाकी जगहों पे दृष्टि मजबूत बनी रहेगी तो बेस मजबूत होना चाहिए, इसलिए चौथा सेक्शन थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। आपको थोड़ा सा यह बैलेंस बना के रखना आना चाहिए कि मेरे को घर पे भी इतना समय देना है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पर भी इतना समय देना है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, और दोनों ही अभिन्न अंग है, दोनों को ही साथ में लेके चलना है, तो वहाँ पर भी आपका धैर्य काम आएगा। तो जो सुख स्थान है बृहस्पति देव की कृपा वहाँ पर आने लग जाएगी। प्रार्थना रहेगी इन चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। पंचम भाव के ऊपर बात कर लेते हैं। पंचम भाव को यह कहा जा सकता है कि अभी संतान पक्ष के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो संतान पक्ष के साथ थोड़ा सा समन्वय स्थापित करने के लिए, उनके अकॉर्डिंग जो मैचिंग होनी चाहिए, उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यह संतान अभी उसी एज से गुजरी है जिस एज से आप गुजरे हो, और ये आपका ही मूल रूप है। आपकी 2 कॉपी ने जन्म लिया है तो वह वही करेगी जो कहीं ना कहीं आपसे संबंध रखता होगा। हमारे को व्यवस्था घर की अपनी बना के रखनी है। हमारे को किसी भी बात को एकदम से काटते हुए अभी उन चीज़ों को तो हम शांत कर देंगे, लेकिन कोई कहना क्या चाह रहा है और हमारी दृष्टि कितनी ज़्यादा दूर तक जाती है, इसके संबंध में ये कहा जा सकेगा कि आपका जो संतान पक्ष है वह आपके अनुकूल चलने लग जाएगा और वह प्रसन्न रहेगा, और वह प्रसन्न अगर रहेगा तो आपकी तो चांदी वैसी भी बनी रहेगी। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि कुछ परेशानी संतान पक्ष की तरफ से उसके व्यवहार को लेकर आपको झेलनी पड़ सकती है। जैसे मैंने प्रार्थना करी है आप उसको वैसे लागू करिएगा, फिर बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। मंगलदेव के ऊपर मैं एक बात कर लेता हूँ, क्योंकि मंगलदेव 21 जनवरी को इस प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। नीच प्रभाव से मुक्त होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं जिस चीज़ को लेके चल रहा हूँ, जैसे कोई जातक ये चल रहा है कि मैं कैसे भी करके ना अपना मकान बनाना चाहता हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि मैं कैसे भी करके मेरा मकान बनाना चाहता हूँ। जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अभी के लिए मकान है, उसके पश्चात हो सकता है कोई और चीज़ आ जाए, क्योंकि लक्ष्य बदलते रहते हैं। तृप्ति का तो कोई अंत है नहीं। मैं मकान के ऊपर भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उस चीज़ में आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कि मेरा अमुक लक्ष्य है और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब स्थिति कुछ पहले से बेहतर हुई है। ठीक है, अब अगर पहले से बेहतर हुई है और अगर अकारण अगर आप अपना लक्ष्य बदल लेते हो कि मेरी अच्छी भली योजना यह थी और मैं एकदम से डाइवर्ट इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखता है कि मैं अब तक जो चलता आ रहा था वह गलत चलता आ रहा था, तो यहाँ गलती कौन कर रहा है? यहाँ गलती वह जातक कर रहा है कि जिसने संकल्प लिया है और संकल्प का आधार ही हिलने लग गया है। यानी कहने का मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ? कहने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि व्यर्थ के भ्रम जो हैं उनसे बाहर आ जाइएगा। अपनी जो कमाई है उसको बिल्कुल साधते हुए जो आपका लक्ष्य है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्थिति इस महीने भी मजबूत बनी रहेगी, आने वाला समय भी उत्तम है। प्रार्थना रहेगी वीडियो के पूर्व में ही जो मैंने आपसे प्रार्थना करी है उस पर ध्यान दे दीजिएगा। मैंने तो 2.5 साल तक के लिए प्रार्थना करी है, पूरी मौज बनी रहेगी, यह मैंने स्वयं कहा है अपने मुख से। सप्तम भाव को थोड़ा समझ लेते हैं। सप्तम भाव को ऐसा समझिए, 11 नंबर राशि का जो जातक है, अगर उसकी कंप्लेंट रहती है कि सारी चीज़ें आपने जो बताई हैं ठीक है हम उसमें कर लेंगे, लेकिन मुख्य जो आदमी की समस्या होती है रोटी कपड़ा और मकान, इसके पश्चात ही वह किसी प्रकार का रिस्क ले सकता है। और वह स्थिर तभी बनी रहेगी जब हर महीने इतना धन आ जाएगा कि ज़रूरी खर्चे भी निपट जाएं और हम टेंशन में नहीं रहें, क्योंकि टेंशन में रहते हुए नकारात्मक ऊर्जा के साथ कुछ भी बड़ा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही हमें ये लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, चलो भाई इतने में एडजस्ट कर लो।
क्योंकि सामान्य जातक फिर इसी प्रकार से जो है अपना उत्तर देता है। प्रार्थना रहेगी, आप सिर्फ यह ध्यान दीजिए कि क्या आपके कुल की परंपरा, आपके घर में बुजुर्गों का सम्मान, पितृ और पूर्वज एक साथ एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं या नहीं बंधे हुए हैं। अगर बंधे हुए हैं आपके संस्कारों के आधार पर, कुल परंपराओं के आधार पर, तो यह समझ जाइएगा किसी भी प्रकार से गोचरीय व्यवस्था में अगर यह बात निकल के आती है कि भैया इस महीने गोचर इस प्रकार का है, कमाई थोड़ी सी ढीली रहेगी, तो आपके ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होगी। ध्यान रख लीजिएगा मेरी इस बात का। जो मैंने एकता के सूत्र की बात कही है उस पर ध्यान दे दीजिएगा। अष्टम भाव के ऊपर बात करते हैं। शनि बाबा के प्रभाव से अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको बाहर का कोई व्यक्ति परेशान नहीं करेगा। जो आपका भाई बंधुत्व है, जो आपके घर का ही मेंबर है, खासतौर से कुटुंब का, डायरेक्ट जो अभी परिवार की श्रृंखला है उसमें नहीं, करंट जो फैमिली है वो नहीं, जो पूरा कुनबा जो फैलाव है पूरे कुटुंब का है वही आपको परेशान करेगा, या कोई भाई बंधुत्व वही परेशान करेगा। वो परेशान क्यों करेगा? वो स्वयं उठ के तो आएगा नहीं। जहां हमने अपने मुख से अपनी चीजें प्रकट करनी शुरू करी वह सेंध मार जाएगा। बस इससे बच के रहिएगा। आप जानो, आपका जो फैमिली मेंबर है वह जाने, अगर उनको जनवाने की ज़रूरत पड़ती है तो ही, अदरवाइज बाहर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपकी विशेषता, कोई भी वर्तमान में कोई विचार है जो कि भविष्य में जाके फलित होगा और उस पर लगातार काम करना है, तो पूर्णतः नज़रों से बचाने के लिए उसको अपने हृदय में बना कर रखिएगा। कहीं भी जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा बताने की, बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केतु बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। इसके पश्चात यह मूव करेंगे 18 मई को, और जब तक यहाँ बैठे हुए हैं तब तक इस प्रकार का असर बना रहेगा। प्रार्थना रहेगी कि विषय के संबंध में चर्चा उन्हीं से करनी चाहिए जिनको विषय का ज्ञान हो। हर जगह बात करने से ये 8वें सेक्शन के जो केतु होते हैं ये वीक होने लग जाते हैं, और इसके कारण जो आपके पास जो धन जुड़ा हुआ रहता है वह अस्थिर अवस्था में आ जाता है, हिलने लग जाता है। और वहाँ पर आ जाएंगे मई तक, 28 तारीख से मई तक आ जाएंगे शुक्र बाबा उच्च होकर, जो कि सीधी दृष्टि फिर ये केतु पर डालेंगे। इसलिए राहु से और केतु से दोनों से बचा के रखना है, बिल्कुल सिधाई में चलना है। यह जो काल रहेगा इसमें जो स्त्री पक्ष है, हमारे घर का स्त्री पक्ष है, उसकी निजी प्रसन्नता हर हाल में बनी रहनी चाहिए, फिर भर भर के आपको आशीर्वाद मिलेगा। भाग्यस्थान की बात कर लेते हैं। भाग्यस्थान का एक ही अर्थ समझ लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आपके घर का स्त्री पक्ष है, या किसी भी प्रकार से देवी आराधना करते हो, छोटी छोटी कंजकें हैं, उनकी प्रसन्नता अगर आपके साथ आशीर्वाद रूप में चल रही है तो भाग्य के साथ बना हुआ है। लेकिन भाग्य के साथ में थोड़ा सा आपका परिश्रम भी थोड़ा सा अधिक रहेगा। इसको यही मानेगा कि कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा सा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। हालांकि जो परिश्रम होगा शारीरिक भी होगा और दिमागी भी होगा, लेकिन बेस रहेगा स्त्री की आंतरिक प्रसन्नता, स्त्री वर्ग और घर से शुरुआत करना। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। 10वें सेक्शन की बात कर लेते हैं, 11वें सेक्शन की बात कर लेते हैं और 12वें सेक्शन की बात कर लेते हैं, काम की, लाभ की, खर्चों की। 10वां जो सेक्शन है, भर भर के गुरुदेव की कृपा होगी। वहाँ पर गुरुदेव की कृपा तभी होगी जब एक सूत्र में बरकत बनी रहेगी। और एक सूत्र में बरकत का अर्थ यह है कि हमारे पास जो है, जैसा है, हम इस भाव को स्वीकारते हैं, और अभी जो चीज़ हम उससे पूर्णतः संतुष्ट हैं, क्योंकि हम यह देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को यह भी सुख नहीं प्राप्त है। कंप्लेंट करने का क्या है, मन तो अनावश्यक शिकायतें करता ही रहता है, इसकी तृप्ति कभी नहीं होने वाली है। तो आपको कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता जो आ रहा है वह भी बढ़ चढ़ के मिलने लग जाएगा, क्योंकि अगले महीने यह भी हो जाएंगे मार्गी बृहस्पति देव। अब बुध बाबा यहाँ से आगे मूव कर जाएंगे लाभ स्थान पर, और उसके बाद पश्चात पहुँच जाएंगे खर्चे वाले स्थान पर। अब यहाँ से जैसे धनु में जाएंगे फिर मकर में जाएंगे, और सूर्य भी आगे मूव करेंगे, मकर में जाएंगे 14 तारीख को, और लेकिन बुध रहेंगे अस्त। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, जिन भी कुंडलियों में मैंने बुध आदित्य योग की कृपा देखी है वह फलित इसलिए नहीं हो पाती
क्योंकि वह अपनी कुल की परंपराओं से जुड़े हुए नहीं होते हैं। बुध आदित्य योग जो है यह एक प्रकार का राजयोग है जो अपना शासन बनवा लेता है, और शासन बनवाने के लिए आपकी नींव का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींव का मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आपने करोड़ों जाप कर लिए हैं नवग्रहों के, या कहीं से तिकड़म वाला कोई उपाय लेके आ गए हो। जिनकी वजह से आपने शरीर धारण करा है, रक्त जिनका बह रहा है वाहिनियों में आपकी, वह संतुष्ट और प्रसन्न है या नहीं है। तो बल्कि निजी अनुभव बता रहा हूँ, तो बुध आदित्य योग राजा बनाना शुरू कर देता है। और अगर आप ऐसे नहीं हो तो यही चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी अपने संतान पक्ष के माध्यम से। आप ठीक होने लग जाओगे तो वही ऊर्जा जो आपकी संतान के अंदर है वह पूर्णतः ठीक होने लग जाएगी। व्यर्थ में उपायों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन खर्चे वाले स्थान पर कई बार जातक को इस प्रकार की स्थिति में ले आता है कि आप जो बातें कह रहे हो, ये बातें हमने कई वर्ष हो गए सुनते हुए, सबके मुख से सुनते हुए हो गए, भाई अच्छा करो अच्छा मिलेगा, हमने बुरा क्या करा। तो यहाँ पर सूर्य देव बहुत सारी चीज़ें सम्मुख होते हुए भी उनके प्रति चलने के लिए वहाँ से हटाते रहते हैं। यानी कि क्या कहने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन आपके सामने खड़ा है, लेकिन कुछ ऐसी अवस्था होगी कि हमारा ना मन नहीं लग रहा जी, हमारे को ठीक नहीं लग रहा जी, हमें नहीं लगता कुछ हो पाएगा, सब व्यर्थ है जी, या हमारे को जो है इंडियन विद्वान के पास गए, वहाँ से जो है हमारा धन भी इतना खर्च हो गया, हमारे को लाभ नहीं मिला। तो यह जो भावना है यह आपको उस मार्ग तक जाने के लिए रोकेगी। मेरी प्रार्थना रहेगी, जाइए, देखिए, जांचिए, प्रयोग करना प्रयोग करिए, नहीं तो थोड़ा सा अगर ज्ञान मिलता तो ज्ञान लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस आधार पे क्या कहा जा सकता है? इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में जो खर्चे वाला सेक्शन है वह आपका जो सोच है उसको खर्च करवाएगा। और यह जो सेक्शन है यहाँ पर सूर्यदेव की सीधी दृष्टि जो जाएगी वो छठे सेक्शन पे जाएगी। अब छठे सेक्शन पे सूर्यदेव की दृष्टि जा रही है और छठे सेक्शन को अगर थोड़ी सी हीट मिलती है तो छठा सेक्शन बैलेंस होने लग जाता है। समझे आप मेरी बात को? थोड़ा सा अपने स्वभाव पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ। 11 नंबर के राशि वाले जातक हैं, कुंभ राशि हमारे प्यारे प्यारे जातक हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि यह मेरा अनुभव रहा है कि बहुत सारे जातकों को इस प्रकार का कई विद्वानों से ज्ञान मिलता है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारे उपाय वो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पार नहीं पड़ पाती है। उसका मुख्य कारण यह होता है कि आपके भाग्य में जो प्रारब्ध की ऊर्जा है वह बहुत ज़्यादा नकारात्मक अभी भी बनी हुई है। वहाँ तक कोई काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसके लिए निरंतर जो है परिश्रम करना पड़ता है। जो जातक शॉर्टकट्स ढूंढते हैं उनको सफलता नहीं मिल पाती है। मैं आपसे 3 से सवा 3 महीने के लिए एक छोटे से उपाय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये हर हाल में आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। वहाँ से आपकी क्लीन चिट निकल जाए, वहाँ से एक एनओसी लेके आ जाओ प्रारब्ध की। फिर देखिए कैसे ये ग्रह हैं, ये सदैव आपकी मदद करते आ रहे थे, बस उनका असर दिखाई नहीं दे रहा था। शिव महापुराण ले आइए, हिंदी में पढ़ना शुरू कर दीजिए। भगवान को प्रणाम करिए, शिव महापुराण को प्रणाम करिए, महारुद्र को प्रणाम करिए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है आपके लिए, शिव महिमन स्तोत्र आता है, पुष्प दंत आचार्य द्वारा रचित शिव महिमन स्तोत्र सबसे बड़ा स्तोत्र है, बड़ी कठिन संस्कृत है, ले आइएगा, छोटी सी पुस्तक मिल जाएगी, उसको हिंदी में पढ़ना शुरू करिए। 15 से 20 मिनट रोज़ लगेंगे। कोई नहाए धोए का चक्कर नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है, झूठ का चक्कर नहीं है। प्रणाम करिएगा और मानसिक रूप से पढ़िएगा। 108 दिन का संकल्प ले लीजिएगा। कैसे भी हो सफ़र कर रहे हो, 2 पुस्तकें ले आइएगा, एक मंदिर में रख लीजिएगा अपने और एक अपने साथ रखिएगा। कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, समय मिला और पढ़ ली। 24 घंटे में एक फेरी हमने लगा ली। यह जो उपाय है मैंने जिसको दिया है, बहुत सालों से मैं देता आ रहा हूँ, उसका नेगेटिव जो प्रारब्ध है वह हिलकर उखड़ देते हैं। महादेव के आशीर्वाद जो ऊर्जा होती है वह समझ जाइएगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें फलित जो हो रही थी, जिसका प्रभाव नहीं हो पा रहा था, वह प्रभाव पड़ने लग जाता है, दिखने लग जाता है। तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिएगा। बिल्कुल सरल है और इसके पश्चात जब महादेव का नाम लोगे तो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलेगा।
बहुत सारी चीज़ें आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरी प्रार्थना है, क्योंकि लास्ट स्टेज है आपकी ये है शनि बाबा के पास। तो इसमें आपका जो 5 साल का अनुभव है वह बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और जब ये छोड़कर जाएंगे तब वो चीज़ों का रिजल्ट ही आपको देंगे कि जो आपने अब तक करा। तो जितना साइड बाय साइड पुण्य की रेखा बढ़ाना शुरू कर दोगे उतना उत्तम रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं